तो लास्ट क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया था मैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन तुम लोग मेरे साथ साथ करोगे, रिवाइज करोगे। तो बताइए बार्टर सिस्टम क्या होता है? हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले बोलिए। जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इसको सीसी इकोनॉमी क्यों कहते हैं? कमोडिटी टू कमोडिटी, वस्तु के बदले में वस्तु से आदान प्रदान। अब बार्टर सिस्टम की कमियां क्या रही, सीमाएं क्या रही, लिमिटेशन क्या रही? लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इच्छाओं का दोहरी संगति की कमी, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो ये चार कमियां रही जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाया। फिर इसके बाद मनी का एवोल्यूशन हुआ। तो पहले क्या था भैया? एग्रीकल्चर क्रॉप, कृषि उपज हम यूज करते थे, अनाज यूज करते थे। ठीक है, ये क्यों नहीं चले लंबे समय तक? क्योंकि इसमें स्टोरेज की समस्या है। फिर क्या आया? धातु, मेटल के सिक्के आए। अब इसमें क्यों नहीं चला लंबे समय तक? भारी था। फिर क्या आया? गोल्ड, गोल्ड चांदी, सोना चांदी आया। तो ये क्यों नहीं चला? क्योंकि ये दुर्लभ थे, लिमिटेड थे। फिर क्या आया अंग्रेजों के टाइम पे? पेपर करेंसी आया। फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और अब डिजिटल मनी आ चुका है। डिजिटल के भी बाद इंसान और इवोल्यूशन कर रहे हैं। तो चाइना में हो चुका है कि भैया हमने अंगूठी पहनी हुई है, उसी से डायरेक्ट पेमेंट कर दी, फोन से यूपीआई करने की भी जरूरत नहीं। तो धीरे धीरे करके इंसान क्या कर रहा है? अपनी चीजों को और आसान बनाने की कोशिश में लगा पड़ा है। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। कितने फंक्शन होते हैं? कौन कौन सा? प्राइमरी एंड प्राथमिक, सेकेंडरी। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या पढ़ा आपने? कि भैया मनी ऐसी चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं? नहीं, किसी भी चीज के लिए या आदान प्रदान का माध्यम बनता है। वो क्या बनता है? आदान प्रदान का माध्यम बनता है। उससे आप कुछ परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और ये कौन सी कमी को हटाता है बार्टर सिस्टम की? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा काम क्या है प्राइमरी फंक्शन का? मूल्य को मापता है, ये मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इससे आप किसी भी चीज को माप सकते हैं मनी की फॉर्म में, और आप कंपेयर भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीज महंगी है, कौन सी सस्ती। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन यानी द्वितीय फंक्शन, द्वितीय कार्य। द्वितीय कार्य में क्या था? स्टोर ऑफ वैल्यू। भैया मनी ऐसी चीज होता है जिसको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और इससे आपकी क्या होता है? परचेजिंग पावर, यानी जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक, अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्थगित भुगतान का मानक बनता है मनी। ठीक है, इससे आप आराम से इंस्टॉलमेंट में, ईएमआई में पेमेंट कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बताया? मनी क्या है? मनी कुछ भी चीज हो सकता है, कुछ भी जो ये चार काम करे। पहला काम क्या? दूसरा काम क्या? तीसरा काम क्या? और अगर कोई भी चीज ये चार काम कर रही है उसको आप मनी बोलो। कुछ भी, भाई हम क्या देखा? नोट, नोट ये चारों काम किया उसको हमने मनी बोला। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहा है, ये सारे काम कर पा रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? मनी कह रहे हैं। सो मनी ये चार काम करने के लायक होना चाहिए, तो ही आप उसको क्या बोलोगे? मुद्रा या मनी बोलोगे। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है वो, जरूरी नहीं है कि पेपर की करेंसी होगा या यूपीआई ही मनी कहलाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चल
जैसे अब आगे बढ़ते हैं हम। मुद्रा पूर्ति क्या बताया था मैंने कि एक निश्चित समय पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी देश में या किसी भी कंट्री के लोगों के पास टोटल स्टॉक ऑफ मनी, क्या, मुद्रा का कुल भंडार जो होता है उसको क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। ठीक, क्लियर, याद होना चाहिए ऐसे ही कि एक निश्चित समय पर मुद्रा पूर्ति क्या है, एक निश्चित समय के पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी कंट्री के लोगों के पास जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, मुद्रा का कुल जो भंडार है उसको क्या कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, सरकार के पास जो पैसा है और जो बैंक के पास जो पैसा है वो नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर होते हैं किसके, मनी, प्रोड्यूसर या सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है, इसलिए हम इसको मनी सप्लाई में नहीं लेते हैं। अब मनी सप्लाई में मेन क्या क्या चीजें आती हैं अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, करेंसी जो लोगों के पास है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट में जो भी पैसा रखा हुआ है कमर्शियल बैंक पे, कमर्शियल बैंक के पास वो सारा, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो ये आज की टॉप, आज हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। फिर ये लिक्विड इलिक्विड मैंने बताया था, तरल अतरल मध्यम तरल। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई का मतलब क्या, मुद्रा पूर्ति को मापा कैसे जाएगा। ठीक है, और ये 100% आपको करके जाना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड में। ठीक है, मिड टर्म में तो ये पूछेगा ही पूछेगा, फाइनल में थोड़ी श्योरिटी कम होती है, लेकिन आपको करके जाना है ये 100% टॉपिक। तो मनी सप्लाई को नापने के या मापने के, जो भी आप बोल लो, निकालने के 3 तरीके होते हैं। 3 नहीं होते, आई थिंक 4 होते हैं, M1 M2 M3 M4। ठीक है, क्या बोला मैंने, M1 M2 M3 और M4 होते हैं, 4 तरीके होते हैं मनी सप्लाई को निकालने के। लेकिन हमारे एक सिलेबस में हमको सिर्फ कौन सा तरीका पढ़ना है, M1। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, M1। तो M1 एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला देखो कैसे है, यहाँ पर समझना। M1 फॉर्मूले के अंदर क्या क्या देखो चीजें आ रही हैं, यहाँ पर देखिए। M1 में क्या कहा जा रहा है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक। जो क्या, करेंसी नोट लोगों के पास, करेंसी नोट तो पता है ना, करेंसी नोट और सिक्के जो लोगों के पास हैं उसको लेंगे, किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड विद कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक, अब मेरे पास जो पैसा है अभी उसको लूंगा, लेकिन मेरे जो बैंक में पैसा है वो नहीं लेंगे। ठीक है, और क्या चीज प्लस करेंगे मनी सप्लाई में, डिमांड डिपॉजिट, यानी जो कमर्शियल बैंक के साथ करंट अकाउंट हम ओपन करवाते हैं वो किसको छोड़कर, इंटर बैंक डिपॉजिट को छोड़कर। अब ये इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है भैया, बताएंगे आपको। ठीक है, और क्या, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई हम करें। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई क्या होता है ये भी अभी बताया जाए। तो ये जब 3 चीजें हम मिलाते हैं, 3 चीज क्या, पहला बोला करेंसी एंड कॉइन, यहाँ पर ऊपर देखो, पहला क्या बोला, तो इसको रोकने की आदत हो चुकी है। क्या बताया मैंने, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, यानी जनता के पास जो मुद्रा नोट है या फिर सिक्के हैं वो, और किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंकों के पास जो मौजूदा नगद है पैसा उसको छोड़। फिर क्या लेंगे, डिमांड डिपॉजिट, यानी जो सभी वाणिज्य बैंकों के की मांगी जमाएं, मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, मांग जमाएं जो है कमर्शियल बैंक के पास वो लेंगे। ठीक है, किसको छोड़कर, इंटर बैंक डिपॉजिट को, यानी अंतर बैंक जमाओं को छोड़कर। फिर और क्या प्लस करेंगे, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पास
जो अन्य जमाएं हैं उसको हम लेंगे। तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, M1। ठीक है, मनी सप्लाई में भी यही तुमने पढ़ा, क्या क्या होता है मनी सप्लाई के अंदर, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तुमने क्या पढ़ा, यहाँ देखो क्या पढ़ा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर बैंक अदर डिपॉजिट उधारी भाई, तो यही होता है। ठीक है, तो M1 में हमको यही पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हुआ पहले। अब ये जो चीजें हैं इसको एकदम डिटेल में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। तो मैंने तुमको क्या बताया अभी, M1 का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम एक एक चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये क्या होता है, क्या कहते हैं इसको। पहला पॉइंट तो तुम्हें क्लियर है कि करेंसी नोट जो लोगों के पास है, नोट या सिक्के जो भी लोगों के पास है वो, और किसको छोड़कर, लोगों के जो जमा खाता है, सेविंग डिपॉजिट है, उसमें जो भी पैसा है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट समझते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो डिमांड डिपॉजिट को यहाँ पर बताया गया है, मैंने पहले ही बताया था कि जो करंट अकाउंट में लोगों का पैसा होता है उसको हम लेंगे। ठीक है, किसको छोड़कर, इंटर बैंक डिपॉजिट को छोड़कर। तो डिमांड डिपॉजिट भी क्लियर हो गया क्या होता है। अब ये इंटर बैंक डिपॉजिट समझो होता है क्या। तो इंटर बैंक डिपॉजिट जैसे क्या होता है कि मैंने अपने खाते में कितने रुपए जमा करवाए, आईसीआईसी मेरा बैंक है और मेरे पास करंट अकाउंट है, मैंने 1,000 रुपए जमा करवाए। अब मैं अपने बैंक में से किसी और व्यक्ति को पेमेंट कर रहा हूं, तो उसके करंट अकाउंट में मैं पैसे भेज रहा हूं। तो ये जो मैंने यहां से पैसा भेजा कितना, 200 रुपए। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इंटर बैंक डिपॉजिट, अंतर बैंक जमाएं जिसको कहा जाता है। ठीक है, यानी यहां से जो यहां पर पैसा गया, अब ये पैसा रास्ते में जा रहा है, पैसा जाने में टाइम लगता है। ठीक है, या अगर तुरंत भी चला गया तो मैं इसको नहीं लूंगा, मैं सिर्फ किसको लूंगा, जो यहाँ पर मेरे पास पैसा है उसको। ये इंटर बैंक डिपॉजिट को मैं नहीं लूंगा मनी सप्लाई के अंदर। क्लियर, क्लियर है जी। दूसरा पॉइंट भी तुम्हारा क्लियर हो गया, इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है। अब समझो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के क्या मतलब है। तो अदर डिपॉजिट विद या अदर बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई का क्या मतलब है, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब ये बैंकों के जैसा काम नहीं करते। जैसे बैंक क्या करते हैं, तुम्हारे पास जमा करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन कुछ नॉन बैंकिंग मतलब इनका प्रॉफिट कमाने का पर्पस नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कुछ संस्थाएं होती हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। ठीक है, वैसे सारे के सारे बैंक अपना पैसा आरबीआई को देते हैं, तो ये जो पैसा अपना आरबीआई को जमा करवाते हैं, तो ये पैसा हम लेंगे मनी सप्लाई में, बाकी नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आया, इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, और ये अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का क्या मतलब है। बाकी बैंक के अलावा, कमर्शियल बैंक के अलावा, एनबीएफसी याद रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस अपना पैसा किसको जमा करवाते हैं, आरबीआई को जमा करवाते हैं। तो इनका जो पैसा होता है वो हम लेंगे मनी सप्लाई के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया M1। अब इस M1 से तुम्हारे पास फॉर्मूले क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए, वो तो अभी हम करेंगे। अब आपकी सुविधा के लिए M2 क्या होता है और M3 क्या होता है मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। M2 जब आप निकालने जाएंगे तो M2 का फॉर्मूला क्या होता है, M1 के जितनी भी चीजें प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पहले के जमाने में क्या होता था, अभी भी है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होते हैं, बैंक नहीं होते थे। पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना पैसा जमा करवाते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, M1 के जितने भी आइटम, हमने 3 आइटम पढ़े, वो 3 प्लस ये सेविंग डिपॉजिट जो है पोस्ट ऑफिस में आप जो करते हैं अपना पैसा जमा, वो आप लेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई के अंदर। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, M3 का, M3 निकालेंगे। M3 कैसे निकलेगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, और किसको छोड़कर, इंटर बैंक डिपॉजिट को छोड़कर। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या बताइए, टाइम डिपॉजिट का मतलब वही करंट डिपॉजिट।
M4 निकालना है, M4 कैसे निकलेगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो भी टोटल डिपॉजिट था उसको प्लस करके, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं समझाऊं तुमको, तो M1 में हमने क्या देखा, तीन चीजें देखी, करेंसी एंड पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2 में क्या है, M1 का सारा आइटम प्लस सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट बैंक में हम करवा रहे हैं, ठीक है। और M3 में क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट आ रहा है। और M3 में M4 में क्या है, M3 का जितना भी आइटम है ये वाला आइटम सारा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है, ये सारा है। और किसको छोड़कर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर, ठीक है। तो ये सब क्या होता है उतना तुम्हारे लिए रिलेवेंट नहीं है। अब ये जितने, ये जो है ना, ये हाईएस्ट लिक्विड है, मतलब इसमें जो भी चीजें होंगी वो पैसे के अंदर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन ये क्या है, मॉडरेट लिक्विड है। मॉडरेट लिक्विड का मतलब इसको पैसे के अंदर कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। M3 में क्या होता है, ये मॉडरेट इलिक्विड, मतलब इसमें जो भी पैसा होगा उसको कन्वर्ट करने में, कैश में कन्वर्ट करने में वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट करने में, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ये हम M1 M2 M3 होता है। पहले चारों के चारों फॉर्मूले आते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ ये M1 है। तो M1 क्लियरली समझ में आया, ये अगर तीनों नहीं समझ में आएंगे तो भी चलेगा। M1 समझ में आया, चलिए अब इससे रिलेटेड तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या कह रहा है कि करेंसी और कॉइन कितना दे रखा है तुमको, 10,000 रुपए दे रखा है। क्रॉस डिमांड डिपॉजिट कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है। नेट डिमांड डिपॉजिट कितना दे रखा है, 7,000 दे रखा है। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई कितना दे रखा है। तुमको कह रहा है कि क्या निकालना है, M1 निकालना है और क्या निकालना है, इंटरबैंक डिपॉजिट निकालना है, ठीक है। तो M1 निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, करेंसी कॉइन चाहिए, डिमांड डिपॉजिट चाहिए और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब यहाँ पर ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट है, इसका मतलब क्या होता है, तो जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि जो नेट डिमांड डिपॉजिट होता है, इसको आप नेट प्रॉफिट के एग्जांपल, शुद्ध लाभ के हिसाब से देंगे, शुद्ध डिमांड डिपॉजिट है ये। तो शुद्ध डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या, कि इसमें से हम क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट में से हम इंटरबैंक डिपॉजिट को माइनस करते हैं पहले, तब हम उसको लेते हैं ना। तो ये वाला जो डिमांड डिपॉजिट है, इसमें ऑलरेडी इंटरबैंक डिपॉजिट क्या हो रखा है, माइनस हो रखा होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इंटरबैंक डिपॉजिट है और इसमें क्या है, नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर M1 निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लूंगा और इसको लूंगा और इसको लूंगा, प्लस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये 7 2 9 9 और 1 10 कितना हो जाएगा, 19,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, डिमांड डिपॉजिट कौन सा लेंगे, जिसमें इंटरबैंक डिपॉजिट ना हो। तो इंटरबैंक डिपॉजिट नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है। अब अगर तुमको इंटरबैंक डिपॉजिट निकालना है कि इंटरबैंक डिपॉजिट कितना आ रहा है, तो भैया कैसे निकालोगे, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में से माइनस कर देंगे नेट डिमांड डिपॉजिट, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटरबैंक डिपॉजिट 1,000 रुपए आ जाएगा। तो इस टाइप से तुम्हारे को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ओके, टाइम बताइए जरा कितना हो चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे पढ़ाना चाहिए। 52 हो गए, 50 हो रहे, चलो समझ लेते हैं फिर भी। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं भेज दूंगा, कर रहे हैं आपको ट्राई करके देखना, बाकी और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, बैंक की बात कर रहे हैं कि भैया ये जो बैंक की बला है, मनी चैप्टर तो हमारा क्या हो गया, खत्म, बस इतना ही था मनी। और मनी में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ा हमने, M1, ठीक है, और क्या, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है वो, और फंक्शंस ऑफ मनी सप्लाई, फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है।
फंक्शंस ऑफ मनी सप्लाई नहीं, फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बैंक की बात करते हैं। तो बैंक क्या होता है ये समझो। कितने प्रकार के बैंक होते हैं ये तो सबको पता होगा। बैंक दो प्रकार के होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को हम क्या कहते हैं, वाणिज्य बैंक कहते हैं। अब ये जो वाणिज्य बैंक होता है ये होता क्या है, ये एक संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसे वित्तीय संस्था कहा जाता है, जो कि क्या करता है, बैंक क्या काम करता है कमर्शियल बैंक, ये आपके जमा यानी आप जो पैसा जमा करवाओगे उसको लेगा और क्या करता है, एंड गिव लोन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और क्या करता है, लोगों को लोन देता है, किसके पर्पज से, ताकि लोगों से प्रॉफिट कमा सके। अब लोन क्यों देता है, तुम लोगों ने जब अगर लोन लिया या तुम्हारे पापा ने लिया हो लोन, उसमें क्या होता है, जब लोन लेते हो तो आपसे ब्याज लेता है, ठीक है। तो ब्याज वो किसकी जेब में जा रहा है, बैंक की जेब में जा रहा है, ठीक है। तो उससे वो प्रॉफिट कमाता है। तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन बोली जाएगी तो क्या है, ये वाणिज्य बैंक क्या है, यह एक वित्तीय संस्था है जो जमा स्वीकार करती है और ऋण देती है, जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन विद द एम ऑफ अर्निंग। याद रहेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जो कमर्शियल बैंक होता है ये पैसा यानी प्रॉफिट कैसे जनरेट करता है। तो कमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट जनरेट करता है उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोला जाता है, जिस तरीके से किया जाता है। अभी ये स्प्रेड देखो है क्या, समझना जरा ध्यान से। यहाँ पर एग्जांपल देखना, कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है, इसने अपने बैंक में, ठीक है, इसको मान लो एसबीआई बैंक में इसने पैसा जमा करवाया, कितना, 10,000 रुपए। तो अब जब भी तुम अपने बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो तुम्हें 3 महीने में, 6 महीने में या साल में तुम्हें सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, 2%, 3%, 2.5%, कितना ही मिलता है। तो ये क्या कर रहा है, बैंक ए को कितना डिपॉजिट दे रहा है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 5%। लेकिन जो इसने 10,000 रुपए जमा करवाया ना, यही 10,000 रुपए बैंक क्या करता है, बी को लोन दे देता है और उससे कितना ब्याज ले रहा है, 12%। हमें कितना दे रहा है, 5%, उससे कितना ले रहा है। तो ये 12 में से जब 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7%। ये जो पैसा है ना ये किसकी जेब में जा रहा है, इस तरीकों को क्या बोलते हैं, स्प्रेड। तो समझ में आया कमर्शियल बैंक पैसे, तुम्हारा जो बैंक है वो पैसा कैसे कमाता है। बढ़िया चीज थी या नहीं थी। तो ऐसे बैंक पैसा कमाता है। तो तुम लोगों ने देखा भी होगा कि सर लोन ले लो, कॉल आते हैं बतेरे, लोन चाहिए सर, आपको पर्सनल लोन मिल रहा है सर, इंटरेस्ट जीरो है। जो जीरो इंटरेस्ट बोलते हैं वो इंटरेस्ट बतेरा चिपका देते हैं आपको, ठीक है। तो कभी भी लोन लेने से बचें, ठीक है। लोन नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग भी लोन ना लें, और अगर लोन लेना भी है तो अच्छे तरीके से लें, उसको इन्वेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। जैसे आजकल क्या करते हैं, आप लोन तो ले रहे हो, जैसे मेरे को गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदी मैंने ईएमआई पे, ठीक है, और उसके लिए मैंने लोन ले रखा है। अब उस जो गाड़ी मैंने खरीदी है उसको मैंने बिजनेस में, ओला उबर में लगा दिया, पैसा आ रहा है मेरे पास, मैं लोन भी जमा कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर जितना मैंने लोन लिया था वो सारा लोन भी जमा करवा दिया मैंने, और गाड़ी से पैसा भी कमाया जा रहा हूँ। तो फ्री फंड में मैंने गाड़ी खरीद ली, समझ रहे हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं कि पैसा कैसे सेव किया जाए। तो ये सब आपको बाद में पता चलेगा। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक जिसको हम कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या है, इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब, एपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, ये संस्था, ये भी एक संस्था होती है, लेकिन ये शीर्ष संस्था होती है। एपेक्स का मतलब सुप्रीम, जितने भी बैंक है उन सब में सबसे टॉप पे कौन होता है, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक होता है। और ये जो संस्था होती है ये क्या करती है, किसी भी देश में जो भी मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी का मतलब पैसे से रिलेटेड
और बैंक से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसको देखना, उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब देखना किसका काम होता है, जो सेंट्रल बैंक है उसका काम होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी शीर्ष संस्था है जो कि क्या करता है, मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली में जितनी भी चीजें हो रही हैं किसी भी कंट्री के अंदर वो सब देख रेख करता है। तो इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है जी, तो क्या ये आपको याद रहेगा जो भी मैंने आज पढ़ाया?